बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर चाइल्ड। जैसे कि तुम मेरी बैक साइड पे देख सकते हो, तुम्हें मल्टीपल पिक्चर्स नजर आ रही हैं। अब मैं वन बाय वन इनके पीछे जो एक कहानी है पूरी उसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि तुम ये देख सकते हो कि ये पानी का एक गिलास है। मैंने ना इसमें ऑयल डाला और इसको मिक्स किया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मिक्स नहीं हुआ बल्कि इसने एक ऑयली लेयर बना दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे जेहन में क्वेश्चन पैदा हो गया। देन मैंने इसी पानी में टेबल सॉल्ट को ऐड किया और डिसॉल्व किया, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो टेबल सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया। अब मेरे माइंड में ये दो क्वेश्चंस थे कि क्यों ऑयल ने पानी में लेयर बना दी जबकि जो टेबल सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो गया। इसके अलावा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम में से लस्सी किस किस को पसंद है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। हम सब ने सुना हुआ भाई चाटी की जो लस्सी है वो ठंडी होती है। वो क्यों ठंडी होती है? अब ये तुम्हारे सामने ये एक अर्थनवेयर पॉट है, वेसल है। अगर तुम इसमें लस्सी प्लेस कर दो, पानी प्लेस कर दो या कोई और लिक्विड प्लेस कर दो, तो कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है। ऐसा क्यों होता है? मेरे माइंड में इसको लेके भी बड़े क्वेश्चंस पैदा हुए। उसके बाद तुम नॉर्दर्न एरिया कभी घूमने फिरने गए हो तो तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे तुम हाइट पे जाते हो तुम्हारा सांस फूलना स्टार्ट कर देता है, तुम्हें सफोकेशन होती है और तुम्हारा हाल भी कुछ इसके जैसा जो है वो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम जानते हो? मेरे जेहन में भी यही क्वेश्चन है। इसके बाद ये तुम्हें नजर आ रहा है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों कुक हो जाता है? वही मीट जिसे तुम्हारी वालदा आम बर्तन में 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुक करती हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 20 मिनट में कुक हो जाता है। इसमें ऐसी खास बात क्या है? चले इन सारी बातों को आज हम मिलके जानेंगे। जानने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स फिनोमिना इन्वॉल्व है उनको अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेके जाएंगे। तो बेटा मैं योर केमिस्ट्री हैकर डॉक्टर मोहम्मद आकाश बेटा आपको वेलकम करता हूं हमारे फंग कोचिंग सेशन डे 5 ऑफ 30 में। दैट इज द कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास लिक्विड्स एंड सॉलिड्स फर्स्ट हाफ, जिसमें हमारा इंफिसाइज होगा इन 4 बेसिक टॉपिक्स पे, जिनमें पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कैसे एक लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है, कैसे ये काम खुद ब खुद होता है, कैसे इसको तुम जबरदस्ती करवा सकते हो। तीसरे नंबर पे तुम देखोगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। जब फेज चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड गैस में चेंज होता है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं। इसके बाद तुम एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करोगे जो कि है लिक्विड क्रिस्टल। ना इधर का ना उधर का, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, इसका भी हाल वही है। ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, उनके दरमियान कुछ है, क्या है? ये सारी बातें जो है आज हम इंशाल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब हम अपने सबसे पहले टॉपिक से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और तुमने इस क्वेश्चन को रीड करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है भाई? अ केमिस्ट ब्रेक्स अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl into separate hydrogen and chlorine atoms. This require overcoming. अब HCl इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम को सेपरेट करना है। ये तुम कैसे सेपरेट करोगे? इसके लिए तुम्हें किस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड? हाँ, क्या आंसर होगा तुम्हारा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर नहीं पता तो ये टॉपिक देखो। हम पहले नंबर पे बेटा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस
इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा आज मैं तुम्हारे सामने इनको डिफरेंशिएट करूंगा, 4 पॉइंट बताऊंगा। इन 4 पॉइंट के अलावा एग्जामिनर तुमसे कोई 5वां पॉइंट नहीं पूछ सकता। ये 4 डिफरेंस जो है अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इनमें सबसे पहला डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है मीनिंग का। तो मैंने तुम्हारे सामने 3 कॉलम जो है वो रखे हैं। पहले कॉलम में फीचर है, दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और तीसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो मीनिंग की बेस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन मौजूद होती है, और अगर यही फोर्स विद इन मॉलिक्यूल हो, यानी कि एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान, तो फिर तुम इसको क्या कहोगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और इट मे बी कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसके बाद सेकेंड वे ऑफ डिफरेंस जो है, इट्स द इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। अब तुम्हें पता है 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दीज प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये? जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ये अफेक्ट करती है केमिकल प्रॉपर्टीज को और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा कंपाउंड स्टेबल होगा और इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिहाजा ये एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो दिस इज नॉट अ सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे ऑर्बिटल्स की प्रॉपर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद कैटाइन एनाइन बनते हैं और उनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद होती है, लिहाजा ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द एग्जांपल्स। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास 4 आ जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को तुम बड़ी डिटेल में जो है वो हमारे आइंदा आने वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करोगे। अब बेटा जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर बताने का टाइम हुआ जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि जब HCl को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अलग अलग करना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो जनाब इसके लिए तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा डेल्टा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड को, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे, उसके लिए एनर्जी दोगे, तभी हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स सेपरेट आउट होंगे। सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? तुम्हारे सामने तुम्हें एक टेबल नजर आ रहा है जिसके पहले कॉलम में फीचर्स दिए हुए हैं, फिर हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स दी है, फिर आयन डाइपोल फोर्स दी है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स दी है, फिर दिया हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्स, फिर बेटा हमने दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 5 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनका तुम्हें पता होना चाहिए। अब इनके बारे में तुम्हें डिफरेंस भी पता होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, तो वो सारे पॉइंट तुम्हें तुम्हारे हैकर ने एक टेबल में सम अप करके दे दिए हैं। अब तुम्हें बुक पे लंबे चौड़े रटे लगाने की जरूरत नहीं, इन पॉइंट्स की बेस पे एक दफा मुझसे डिफरेंस समझ लो। ये सारी चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, ये तुम्हें मिलेंगी सिर्फ
टॉप ग्रेड डॉट पीके पे। तो अगर तुम इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें, इस तरह की इंटरेस्टिंग समरीज, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे चाहते हो तो अभी साइन इन करो टॉप ग्रेड डॉट पीके पे। तो जनाब हम इनको अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं 3 बेसिस पे, जिनमें सबसे पहली बेस हमारे पास है नेचर ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय डाइपोल? बेटा जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक एटम जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके नतीजे में वो होल मॉलिक्यूल जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक डाइपोल। अब तुमने पता चल गया कि डाइपोल क्या, अब मैं नेचर ऑफ डाइपोल की बेस पे इनको डिफाइन करूंगा। डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल, यानी कि ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है। दूसरी है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयन एंड अ परमानेंट डाइपोल, यानी यहां पे एक आयन होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यहां पे क्या होगा, तुम्हारे पास होगा एक परमानेंट डाइपोल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा जो है वो तुम्हारे पास होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जो इंड्यूस्ड डाइपोल था वो था नॉन पोलर, यानी कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जो परमानेंट डाइपोल था उसने उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट कर गया। उस डिस्टॉर्शन के नतीजे में क्या हुआ, उस डिस्टॉर्शन के नतीजे में उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, लिहाजा उसकी बेस पे इसका नाम रख दिया गया डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो इसको क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इसका एक और नाम याद रखना, एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है, इसको डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये होती है हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, जबकि इंड्यूस्ड डाइपोल भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। फिर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप हुई, हुआ जनाब कुछ ऐसे कि जो हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने एडजेसेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल किया, जिसके नतीजे में उसमें फिल वक्त पोलैरिटी इंड्यूस हुई और वो हमारे पास बन गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लम्हाती डाइपोल। अब ये जो लम्हाती डाइपोल है ये क्या करता है, ये नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना और फिर उसने इंड्यूस डाइपोल बनाए। अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे तुम कहते हो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। चूंकि इसको फ्रिज लंदन ने इन्वेंट किया था तो उसकी बेस पे इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो कहा जाता है। और इस तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन के नतीजे में डिस्टॉर्ट कर जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसको डिस्पर्शन कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या है, ये फिनोमिना पोलराइजेबिलिटी, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नहीं था लेकिन उसको पोलराइज कर दिया गया है। तो ये फिनोमिना क्या है, ये फिनोमिना है पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी। अब बेटा बात करते हैं 5वें नंबर पे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, बॉन्ड दैट इज in the term of intermolecular forces, it is hydrogen bond, strong, ठीक है, highly polar permanent dipole, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल होगा जो कि किसके साथ बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें तुमने याद कर लेना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये 3 केसेस जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 केसेस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इन सम केसेस रेयरली क्लोरीन जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है, बट इट्स रेयर, बहुत कम केसेस है जिनमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे एक पोलर मॉलिक्यूल होगा
और एक हाइड्रोजन होगा जो कि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर चलते हैं जनाब, फैक्टर्स को देखते हैं कि इन्हें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अफेक्ट करती है, डायरेक्ट रिलेशन है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होगी। सेकंड फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फासला, डिस्टेंस जितना कम होगा इनकी आपस में मोहब्बत, प्यार, मेरा कहने का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद चलते हैं आयन डाइपोल फोर्स की तरफ। तो चार्ज ऑन आयन, आयन पे भाई चार्ज जितना स्ट्रांग होगा, आयन की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अपोजिट के लिए उतनी इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड नंबर पे जो पोलर मॉलिक्यूल है, अगेन उसकी पोलैरिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर आ जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डिबे फोर्सेस। तो यहां पे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आ जाएगी एक, ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? ये डाइपोल के लिए अप्लाई हो रहा है। इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए क्या होगा? साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवाना, उससे इंड्यूस्ड डाइपोल बनाना उतना आसान हो जाएगा। फिर चलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर तुमने सबसे अच्छे तरीके से इसके फैक्टर तैयार करने हैं। ये मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं, एवं ही नहीं ला रहा, इन तवज्जो नाल करना तुसी। देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी, कि कितनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है उसको। अब पोलराइजेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है साइज पे। भाई साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, उसको डिस्टॉर्ट करवाना उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट। ये भी जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, सेम इफेक्ट आएगा इसका भी। इसके बाद आ जाती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम्स। भाई नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। तुम्हारे पास अट्रैक्शन के लिए उतने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, उतनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और आखिरी बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, इसको याद रखना, वो क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये अब ब्रांचिंग से क्या मुराद है बेटा? ये बात हो रही है अल्केन्स की। अल्केन्स की बात क्यों हो रही है? तुमने अल्केन्स पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं ओपन चेन अल्केन्स की बात करूं तो ये दो तरह की होती हैं। नंबर वन पे हमारे पास ऐसी अल्केन्स आ जाती हैं जो कि जिनकी चेन स्ट्रेट होती है, दूसरी आ जाती है जिनमें ब्रांचिंग होती है। अगर तुम आइसोमेरिक अल्केन्स को कंपेयर करो, यानी कि ब्रांच्ड को, और उसके साथ साथ दूसरी कौन सी है? स्ट्रेट चेन, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होगी और ब्रांच वाली में वीक होगी। इसकी रीजन होती है एरिया ऑफ इंटरेक्शन। जो स्ट्रेट चेन है उसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, ब्रांच में एरिया ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम है। तो ये बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहां से याद रखना। एग्जामिनर यहां पे तुम्हें हिट कर सकता है, उसे हिट नहीं करने देना। वो जैसे ही हिट करने की तुम्हें कोशिश करे, तुमने फौरी तौर पे जो है उसको फुल टॉस दे देना है या यॉर्कर देके उसको आउट कर देना है। खुद जो है वो छक्का नहीं खाना उससे। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे जनाब हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में याद रखना, ये मैं तुम्हें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं यहां पे। ये किसी ने नहीं बताने, ये तुम्हें मिलने हैं सिर्फ तुम्हारे हैकर के पास, ये तुम्हें मिलने हैं सिर्फ topgrade.pk पे। तो क्या है जी? नंबर वन, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो जितना ज्यादा उसके अंदर पोलैरिटी होगी, एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होने के चांसेस है। सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ यूटिलाइज्ड लोन पेयर। कितने लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहां पे अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिला है कि ये लोन पेयर भाई कहां से आ गए, लोन पेयर की बात कहां से आ गई। तो मैं तुम्हें यहां पे क्लियर करता जाऊं कि ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती, ये उससे समवट ज्यादा है। दिस इज जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे जो हाईली पोलर परमानेंट डाइपोल हमने डिस्कस किया है, इसके पास लोन पेयर होना जरूरी है। इसका लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्शन क्रिएट करता है।
तो लिहाजा बेटा नंबर ऑफ यूटिलाइज्ड लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगा। याद रखना है ये किसको अफेक्ट करेगा, ये एक्सटेंट को अफेक्ट करेगा। अब वो पोर्शन जहां से एग्जामिनर ने तुम्हें जो है वो हिट करने की कोशिश करनी है, तुमने हिट नहीं होना, वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन, वो वेरियस एग्जाम्पल देकर तुमसे पूछ सकता है बताओ कि इसमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है या नहीं है। इनके अलावा उसने तुमसे कोई बात नहीं करनी, इन दो बातों के इर्द गिर्द वो घूमी जाएगा। तो तुमने देख लेना अगर मॉलिक्यूल पोलर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या क्लोरोफॉर्म वगैरह है, तो उसमें हमेशा डाइपोल डाइपोल फोर्स मौजूद होगी। इसी तरह तुमने देख लेना है कि अगर तुम्हारे पास किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कैसे डिसॉल्व होता है भाई, सोडियम आयन पानी के साथ जो है वो जो आयन डाइपोल फोर्स क्रिएट करता है, क्लोराइड आयन पानी के साथ आयन डाइपोल फोर्स क्रिएट करता है। सिमिलरली पोटेशियम कार्बोनेट में पोटेशियम आयन और कार्बोनेट आयन ये वाटर के साथ आयन डाइपोल फोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो याद रखना है जब भी आयोनिक कंपाउंड और वाटर आए तो तुमने आंखें बंद करके क्या कहना है, तुमने कहना है कि जनाब आयन डाइपोल फोर्स। इसके बाद चलते हैं आगे, नियॉन इन HCl या ऑक्सीजन इन वाटर। अब ये तुम्हें कैसे आइडिया होगा, तुमने देख लेना है अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल पोलर है, नाम से भी तुम्हें वाज़ेह है, एक डाइपोल है दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो उसमें कौन सी फोर्स मौजूद होगी, उसमें तुम्हारे पास फोर्स मौजूद होगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या डिबे फोर्स। फिर आ जाता है जनाब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। याद रखना है ये ऑल मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट किसके लिए है, सिग्निफिकेंट रहेंगे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो जितने भी हमारे पास सिंपल होमो डाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है या सल्फर वगैरह है। इसी तरह मीथेन में डाइपोल मूवमेंट जीरो होने की वजह से ये भी नॉन पोलर हो जाता है। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एलडीएफ या इसका दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। फिर आ जाता है जनाब हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन एग्जांपल्स को तुमने नहीं छोड़ना, यही बार बार एग्जामिनर तुमसे पूछता है। इसके अलावा जो है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा बेटा, वाटर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन को नहीं भूलना। फोर्थ वन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। इसके अलावा वाटर और एथेनॉल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में सोलुबल हो जाती है, एथेनॉल वाटर में सोलुबल हो जाती है। ये कैसे सोलुबल हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पर सोलुबल हो जाती है। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों मेंशन की, क्योंकि भाई ये एग्जामिनर ने 12 दफा पूछी हुई है, तो तुमने इनको रिवाइज कर लेना। अभी वीडियो को पॉज करो, इस सारी को रिवाइज करो और फिर मुझे जवाब दो मेरे इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जनाब मैंने तुम्हारे सामने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, वाटर और सोडियम क्लोराइड इनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। तुम्हें देखते ही जो है वो पता चल गया, वाटर पोलर है, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। इसका मतलब आयन डाइपोल फोर्स जो है वो तुम्हारे पास आएगी। तुम किसके साथ चले जाओगे, तुम चार्ली के साथ चले जाओगे नंबर 1 के लिए। फिर आ जाता है सेकंड नंबर पे HCl एंड HCl। तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो लिहाजा जब दो पोलर मॉलिक्यूल हो तो उनमें कौन सी फोर्स होती है, उनमें होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो बेटा ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। इसके बाद देखो ऑक्टेन और एसीटोन, ऑक्टेन एंड एसीटोन। अब मैं अगर ऑक्टेन की बात करूं तो ऑक्टेन जो है वो मेरे पास क्या है, ऑक्टेन मेरे पास है नॉन पोलर, जबकि जो एसीटोन है वो मेरे पास क्या है, पोलर है, ठीक है। अब ऑक्टेन और एसीटोन को जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, इसमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होगी जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे में सोलुबल हो जाएंगे। एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है जी। तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यानी कि तुम जाओगे नंबर 3 के साथ। इसके साथ साथ याद रखना इसमें एक और फोर्स जो है वो भी मौजूद हो सकती है, वो कौन सी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, एक जो है वो हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। फिर आ जाता है जी जनाब हमारे पास क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नंबर 4 पे। अब क्लोरोफॉर्म भी पोलर है, एसीटोन भी पोलर है,
ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या क्रिएट कर लेता है, वो क्रिएट कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आ जाएगा नंबर 4 पे। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं तुम्हें ड्रा करके दे देता हूं। तो ये हमारे पास है एसीटोन। अब चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके पैरेलल तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास जो है ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। तो 3 क्लोरीन स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं कार्बन से। इन रिटर्न कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। लिहाजा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को देखते तुम कह सकते हो इसमें कौन सी फोर्स होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये आ जाएगा नंबर 5 पे। फिर आ जाता है हीलियम और आर्गॉन। हीलियम भी नोबल गैस है, आर्गॉन भी नोबल गैस है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कोई भी आ जाए उसमें कौन सी फोर्स होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। यानी कि इसका आंसर भी जो है वो डेल्टा होने वाला है। फिर आ जाता है जनाब हमारे पास एसीटोन एंड अल्कोहल। अब एसीटोन जो है वो भी पोलर है, अल्कोहल जो है वो भी पोलर है। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो। अब अल्कोहल में क्या मौजूद है, अल्कोहल में हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। स्ट्रक्चर मैं तुम्हारे सामने जो है वो ड्रा कर लेता हूं एक जनरल अल्कोहल का। तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया एक जनरल अल्कोहल का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा उस पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी विसिनिटी में भाई जब तुम एसीटोन को लेके आओगे तो एसीटोन में पोलैरिटी कैसे है कि जो कार्बन है वो पॉजिटिव पोल है जबकि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव पोल है। तो ये बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहां पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब भी क्या होगा, 7। हाँ जी, देखा यहां से तुम जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए, तुम इसको ले गए डाइपोल फोर्स की तरफ। जबकि मैंने तुम्हें पहले मेंशन किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस जो है वो कौन सी रिक्वायर है, किन कंडीशंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगेन इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे तुम्हें एग्जामिनर जो है वो हिट कर सकता है। अब अगर मैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस करूं, तुमने इनकी वैल्यूज को रट्टा नहीं लगाना, तुमने सिर्फ तुम्हारे लिए जस्टिफाई करने के लिए मैंने वैल्यूज इंक्लूड की हैं। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी फोर्स सबसे स्ट्रांग है। तो बेटा सबसे स्ट्रांग फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स। इसकी जो एनर्जी है ये 40 to 600 किलोजॉल पर मोल होती है। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है ये 10 to 40 किलोजॉल पर मोल होती है। लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 टाइम लेस होती है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। इसके बाद जो है वो आ जाती है डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स में जो हमारे पास एनर्जी है ये होती है 5 to 25 किलोजॉल पर मोल। तो यहां पे जो बेटा डाइपोल फोर्स है इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इट इज 1% इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो की पॉइंट है ये भी एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है, याद रखना है। फिर आ जाता है जनाब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इसके लिए जो है वो एनर्जी कितनी है, ये है जी हमारे पास 2 to 10 किलोजॉल पर मोल, 2 to 10 किलोजॉल पर मोल। इसके बाद सबसे जो वीकेस्ट है वो आ जाती है दैट इज एलडीएफ, और इसके लिए हमारे पास एनर्जी है 0.052 अप टू 40 किलोजॉल पर मोल। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बहुत बड़ा हो तो फिर ये फोर्स जो है रिलेटिवली स्ट्रांग हो सकती है। नेक्स्ट बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एप्लीकेशंस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एप्लीकेशन में जो बातें तुमने याद रखनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं उन बातों की तरफ जाऊंगा। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हमें बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताती हैं। याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ के। अगर ये स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हम एग्जांपल के तौर पे ग्रुप 7A ले लेते हैं हैलोजेंस का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। अब जैसे जैसे तुम इनमें टॉप टू बॉटम जाते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे पास साइज जो है
वो इंक्रीज करता है। साइज के इंक्रीज करने की वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो एलडीएफ इंक्रीज करेगी, एलडीएफ इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लिहाजा फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो और भी याद रखना, इन फोर्सेस के स्ट्रेंथ के डिफरेंस की वजह से इनकी रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। सिमिलरली ग्रुप 8A की बात करूं, नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर इधर भी तुम देखो तो साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एलडीएफ की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हीलियम से ज्यादा नियॉन का, नियॉन से ज्यादा आर्गॉन का, आर्गॉन से ज्यादा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन से ज्यादा जीनॉन का और जीनॉन से ज्यादा रेडॉन का आ जाएगा। फिर आ जाती है जनाब हमारे पास अल्केन। अब जैसे ये साइज पर डिपेंड करती है, वैसे ही जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर तुम एक कार्बन वाली अल्केन मीथेन लोगे तो उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दो कार्बन वाली अल्केन यानी कि इथेन का होगा। इथेन से ज्यादा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, ऐसे बेटा सो ऑन ये सिलसिला चलता जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर तुम आइसोमेरिक अल्केन्स को कंपेयर करोगे तो जो स्ट्रेट चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांच चेन की निस्बत ज्यादा होता है। इसकी रीजन क्या है? रीजन है ग्रेटर एरिया ऑफ इंटरेक्शन। चूंकि एरिया ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से यहां पे जो स्ट्रेट चेन है इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई कंपेयर करो तुम पेंटेन को और आइसोपेंटेन को, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है पेंटेन का, क्योंकि एटॉमिसिटी तो दोनों की सेम है। पेंटेन में ब्रांचिंग नहीं है, आइसोपेंटेन में क्या चीज मौजूद है? ब्रांचिंग मौजूद है। अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखता हूं बेटा 2017 का, ये ई-कैट का पास क्वेश्चन है, सिर्फ 61% स्टूडेंट्स का ठीक था और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चा भी उनमें से एक है। फोर्सेस दैट मेक द लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम गैस पॉसिबल। भाई वो कौन सी फोर्स है जो हीलियम गैस की लिक्विफिकेशन को पॉसिबल करती है? भाई हीलियम क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड हीलियम जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। अगर इसको लिक्विफाई करना तो जाहिर सी बात है तुम्हें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करनी है। तो नॉन पोलर में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगी? डिबेयर फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज बीटा। तो बेटा हम किसके साथ जाएंगे? हम बीटा के साथ जाएंगे। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, एक एक एप्लीकेशन को तवज्जो से समझना, एग्जामिनर इनको टारगेट करता है। तो तुम्हारे सामने तुम्हें डिफरेंट एप्लीकेशन नजर आ रही हैं, जैसे कि पहले नंबर पे है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, दूसरे नंबर पे है वाटर सोलबिलिटी, तीसरे नंबर पे है क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, चौथे नंबर पे है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, पांचवें पे है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, छठे नंबर पे है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड फूड मटेरियल्स, सातवें नंबर पे है पेंट्स एंड डाइज और बेटे आठवें नंबर पे है टेक्सटाइल मटेरियल। तो ये 8 एप्लीकेशंस हैं जिन्हें तुमने तवज्जो से जो है वो समझना है। सबसे पहली एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड को डिस्कस करते हैं। अब यहां थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से मुराद हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट इज थर्मली डिपेंडेंट, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो हम यहां पे पर्टिकुलरली जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विद नॉर्मली नॉन मेटल्स, ठीक है, विद नॉर्मली नॉन मेटल्स। तो मैं तुम्हारे सामने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स लेने लगा हूं, जैसे कि ये जो है मेरे पास आ गया ग्रुप 4A, ये मेरे पास आ गया ग्रुप 5A, ये मेरे पास आ गया ग्रुप 6A और ये बेटा मेरे पास आ गया ग्रुप 7A। तो ग्रुप 6A के 4 हाइड्राइड, 5A के 4 हाइड्राइड, 6A के 4 हाइड्राइड और 7A के 4 हाइड्राइड। अब जैसे कि
तुम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूं ग्रुप 4A की। तो ये मेरे पास ग्रुप 4A आ गया, जो कि तुम्हें किस कलर से नजर आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है पर्पल कलर से। तो तुम देख सकते हो यहां पे कि मिथेन से ज्यादा हमारे पास सिलीन का, उसके बाद जर्मेनियम हाइड्राइड का, फिर टिन हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्स की स्ट्रेंथ की बेस पे एक्सप्लेन करूं तो लॉजिक वही बनेगी कि जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा मेरे पास साइज इंक्रीज करेगा। साइज के इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे ही पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ इंक्रीज करेगी। जैसे ही एलडीएफ इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फिर तुम चलते हो उससे अगले ग्रुप पे, जो कि क्या है? ग्रुप 5A। तो ये मेरे पास आ गया ग्रुप 5A, जो कि मैंने ग्राफ पे ग्रीन कलर से जो है वो शो किया। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि ग्रुप 5A में अमोनिया जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। यहां भी मैंने इसीलिए इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि ग्रुप 5A में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से कौन सा हाइड्राइड एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है? तो वो क्या है? अमोनिया। अब तुम देख सकते हो कि अगर तुम बाकियों को देखो अमोनिया को छोड़ के, ठीक है, फास्फोरस हाइड्राइड को, आर्सेनिक हाइड्राइड को या स्टीबियम हाइड्राइड को, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन तीनों में ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। रीजन वही है, साइज, पोलराइजेबिलिटी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और देन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पे अगर तुम देखो तो अमोनिया जो है वो 2 का जंप लेके आगे जो है वो चला गया है, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ना सिर्फ फास्फोरस हाइड्राइड बल्कि आर्सेनिक हाइड्राइड से भी ज्यादा है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक। अब इसकी रीजन क्या है? क्या लॉजिक है कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो गया? रीजन ये है कि भाई अमोनिया के अंदर मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर के लिए। बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6A ग्रुप। अब 6A ग्रुप की अगर हम बात करें तो 6A ग्रुप जो है यहां पे बेटा मैंने इसको शो किया है रेड कलर से। तो तुम देख सकते हो कि यहां पे वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, और ये कितना है? ये 100 है। जबकि H2S का इससे कम है, उससे ज्यादा H2SC का है, और उससे ज्यादा H2T का है, यानी कि टेलुरियम हाइड्राइड का। अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? बेटा टेक्निकली अगर तुम इन तीनों को कंपेयर करो तो इनमें वही ट्रेंड है कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? लिहाजा इनमें तो यह ट्रेंड आ गया, लेकिन भाई वाटर ने एक्सेप्शनल बिहेवियर इसलिए शो किया कि वाटर में क्या है? वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। तो तुम देख सकते हो कि वाटर जो है वो यहां से जनाब जंप लेके सबसे आगे चला गया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने ग्रुप में हाईएस्ट जो है वो हो गया। आगे चलते हैं और आ जाता है जी हमारे पास ग्रुप 7A। 7A में हमारे पास जो है हमने इसको जो है वो शो किया है ब्लू कलर से। तो तुम देख सकते हो कि इधर भी HF जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इधर HF के एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने की क्या रीजन है? वो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अमोनिया, वाटर और HF ये तीनों अपने अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। तो जो HF है, HF का जो अगर बॉइलिंग पॉइंट में देखूं तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो लिहाजा यहां पे अब मैं लास्ट पे कंपेयर कर लेता हूं इन तीनों को, क्योंकि एग्जामिनर ने इन तीनों को प्रीवियसली टारगेट कर चुका है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, फिर HF का, और फिर अमोनिया का। ये आखिरी ट्रेंड भी अच्छे तरीके से याद रखना है। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी है वो तो HF में है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। यहां पे ना मैं तुम्हारे सामने 2 चीजें लिखूंगा। एक लिखूंगा मैं स्ट्रेंथ ऑफ HF, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, HF नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूंगा तो बेटा HF का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीजन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल का सबसे जो है वो क्या है?
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली दूसरी चीज आ जाती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तुम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करो तो उससे मुराद है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है। तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल, जबकि HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लिहाजा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल, इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो जाता है। तो 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो जल्दी से मेरे ना क्वेश्चन का जवाब दो। ये सिर्फ 43% स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से किस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जी जल्दी से जवाब दो। हाँ जी, क्या जवाब होगा बेटा? वाटर, ये जवाब होगा ना। ये वो पॉइंट है जहां पे एग्जामिनर ने तुम्हें ट्रैप किया और ये 57% स्टूडेंट्स ने इसको रॉन्ग किया, लेकिन तुमने रॉन्ग नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे हैकर ने तुम्हें पहले ही बता दिया। तुमने तवज्जो नहीं दी, उसने बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, उसने एक्सटेंट नहीं पूछा, उसने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछी है। तो चूंकि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके अंदर होता है? वो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर, HF के अंदर। ये बात याद रखनी है तुमने। आगे चलते हैं बेटा, और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वाटर सोलुबिलिटी को। कुछ सब्सटेंसेस तुमने देखा वाटर में डिसॉल्व होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। जैसे कि अगर तुम याद करो तो तुम्हें मैंने स्टार्ट पे बताया था कि मैंने वाटर और ऑयल को मिक्स किया, दोनों मिक्स नहीं हुए। रीजन क्या है? वाटर जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है, ऑयल जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो यहां पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक का, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल जो है वो यहां पे अप्लाई होता है। तो तुम देख सकते हो कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो भाई हाइड्रोकार्बन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है? नॉन पोलैरिटी। लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ देखो, दूसरे एंड पे देखो, तो अल्कोहल जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वाटर सोलुबल होते हैं। रीजन क्या है? ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इनकी सोलुबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे नॉन पोलर अल्काइल चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी ये एक अल्कोहल, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लीस्ट है, और ये बेटा मेरे पास आ गया वाटर। तो वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या डेवलप हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया। अब जैसे जैसे तुम इस अल्काइल चेन लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास सोलबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। सिमिलरली हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो बेटा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन इन बोथ कंपाउंड्स। तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्या क्रिएट कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे बेटा ये जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, जैसे जैसे इसकी चेन लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे सोलबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुमने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे चलते हुए क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, a student tries to dissolve hexane in water but it forms a separate layer, the best explanation is। ने एक स्टूडेंट ने हेक्सेन ली, उसे वाटर में ऐड किया, वो हल ही नहीं हुई, उन्हें लेयर बनाती। कितना लेयर बन गई? जल्दी नाल जवाब दो, वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। हाँ जी, हेक्सेन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। और भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती फिर तो इसको हल हो जाना चाहिए था। हेक्सेन इज नॉन पोलर, ओके, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखने को स्टेटमेंट ठीक लगती है, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। वाटर इज नॉन पोलर, फॉल्स या वाटर तो भाई पोलर है। फिर आ जाता है हेक्सेन आयोनाइजेस इन वाटर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कैसे आयोनाइज करेगी? आयोनाइज तो सॉल्व करता है। तो बेटा द करेक्ट आंसर विल बी बीटा, हेक्सेन नॉन पोलर, सो इट इज इनसॉल्युबल इन पोलर वाटर। अपने लिए क्लैप करो, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को, दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। तुम्हें याद होगा तुम जब छोटे होते थे, तुम बाहर खेलने के लिए गए और क्रिकेट खेल रहे थे, गिर गए, गिरने से
तुम्हारे कपड़ों पे दाग लग गए, दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन तब तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। तुम जब अपने घर वापस आए तो आते ही जनाब वालदा से थप्पड़ो थप्पड़ी, ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ होगा, बस इतना ही हुआ होगा, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि तुम जब थप्पड़ खा रहे थे तुम कहते मम्मा मुझे ना थोड़े से पैसे दे, मैं आपको भी बाजार से जाकर ना डिटर्जेंट ला देता हूं, उससे ये दाग साफ हो जाएंगे। अब वो दाग कैसे साफ होते हैं वो देखो। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स किस लिए है? डिटर्जेंट्स में बेटा दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, नंबर 1 पोलर ग्रुप और नंबर 2 नॉन पोलर ग्रुप। अब बेटा ये जो पोलर ग्रुप है ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट है ये क्या करता है, ये ग्रीस या जो नॉन पोलर दाग लगा हुआ है आपके कपड़ों पे उसके साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि ये मैंने एक डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा किया है, इसका ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, जो कि क्या करता है, जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसमें इधर ये जो कार्बन है इसके साथ अल्काइल भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, ये कोई एराइल पार्ट जो है वो भी हो सकता है, बेंजाइल वगैरह भी हो सकता है, ये बातें याद रखेंगे। अब ये जो टेल है ये नॉन पोलर टेल है, ये क्या करती है, ये आपका जो भी ग्रीस है या कोई और नॉन पोलर ऑब्जेक्ट है ये उसके साथ जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स ब्रेक प्रोड्यूस कर लेती है। अब तुम क्या देखो, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल ने बाइंडर का काम किया, एक तरफ से पानी को पकड़ लिया, दूसरी तरफ से ग्रीस को पकड़ लिया, अब पानी आया, पानी के साथ बहा के ये दाग को अपने साथ ले गया, ग्रीस को अपने साथ ले गया। तो मेरा बेटा ये बात तुमने अच्छे तरीके से जो है वो याद रखनी है। अच्छा बेटा अब आपके लिए एक बड़ा मजे का क्वेश्चन रखा है मैंने, एन ऑयल ड्रॉप इन वाटर डज नॉट डिसॉल्व but after adding detergent it breaks into tiny droplets. This happens because detergent, अगर तुम वो पानी में ऑयल को डालोगे तो ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली एक सेपरेट लेयर बना देगा। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ही उसमें डिटर्जेंट ऐड किया जाता है तो जो ऑयल है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाता है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर दो। ऑप्शंस देखते हैं जी, कन्वर्ट ऑयल इनटू आयोनिक कंपाउंड, डिटर्जेंट ऑयल या वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, तो ये बात तो गलत हो गई। बीटा जी, सराउंड्स ऑयल ड्रॉपलेट्स विद हाइड्रोफोबिक टेल इनवर्ड, ओके, एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स आउटवर्ड, तो ये तो दोनों बातें ठीक है क्योंकि उसके पास पोलर एंड भी है और नॉन पोलर एंड भी है। फिर जी आ जाता है डिस्ट्रॉय द वाटर स्ट्रक्चर, तो ये वाटर स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं कर सकता, सिर्फ जो है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ब्रेक्स द ऑयल इनटू एटम, तो ऑयल की ब्रेकेज नहीं हो रही, तो फिर बेटा हमारे पास एक ही करेक्ट चॉइस बच जाती है, दैट इज बीटा, तो बीटा के साथ हम जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये कौन सी आइस है भाई, ये वाटर वाली आइस है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वाली आइस की बात नहीं हो रही, उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो यहां पे कंफ्यूज ना हो जाना, एग्जामिनर के ट्रैप में ना आ जाना। अब बेटा अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल में तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ऑक्सीजन ने दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, जिनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है, ये 104.5 डिग्री है। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको तुम याद रखोगे। अब तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर जो है वो भी मौजूद है, तो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब यहां पे तुम गलती क्या करोगे, ये बात याद रखना, अरेंजमेंट में और ज्योमेट्री में फर्क है। जब तुम बात करते हो अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट से मुराद मेरी बात पे फोकस करो क्या होता है, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। जबकि जब ज्योमेट्री की बात करते हो तो उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर आते हैं। तो वाटर में जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर वाटर की ज्योमेट्री की बात करोगे तो बेटा वो वी शेप्ड, बेंट या एंगुलर आएगी। इन दोनों बातों को डिस्टिंग्विश करना है। इसको जब मैं तुम्हें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी टीच करूंगा तब भी इसका जिक्र मैं दोबारा करूंगा। अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है कि अगर तुम वाटर को लिक्विड स्टेट में देखो
तो ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लिहाजा तुम देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनती भी है, टूटती भी है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल डीलोकलाइज्ड है इस वक्त। लेकिन जैसे ही तुम इसको फ्रीज करना स्टार्ट करते हो, टेम्परेचर लो होना स्टार्ट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो लोकलाइज हो जाते हैं, और उनके लोकलाइज होने के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास एक स्टेबल हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो है ये तुम्हारे पास एक प्रॉपर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। ये अब क्यों बना है? नंबर 1 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड नंबर पे हेक्सागोनल ही क्यों बना है? ये हेक्सागोनल इस वजह से बना है भाई क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट लाइक कार्बन इन डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल था। लिहाजा यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो वाटर है सॉलिड स्टेट में इसका क्रिस्टल लेटस क्या होता है, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो इतनी बात तुम याद रखोगे। अब यहां पे जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो कहां पे होती है, तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होती है। इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद ये होता है डेंसिटी जो है वो हमारे पास है मैस ओवर वॉल्यूम की रेशो। भाई इसके बाद चूंकि वाटर मॉलिक्यूल लोकलाइज होते हैं, तो तुम देख सकते हो कि लिक्विड स्टेट में ये एक दूसरे के क्लोज थे, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में गए तो भाई वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम का और डेंसिटी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो भाई जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑन फ्रीजिंग its density decreases to 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है? एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है। बिकॉज आइस ऑक्यूपाई अबाउट 9% मोर वॉल्यूम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसको कंपेयर करो तो ये जो वॉल्यूम है ये 9% ग्रेटर है। तो अगर 9% वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो सेम मास के लिए डेंसिटी का डिक्रीज कितना होगा? वो भी 9% के करीब होगा। ठीक है, तो अब अगर तुमने वाटर को और आइस को आपस में कंपेयर करना है, तो दोनों में डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 9% के करीब आ जाएगा। लिहाजा यही वजह है, चूंकि आइस की डेंसिटी लो हो जाती है तो वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। लिहाजा एक्वेटिक लाइफ जो है वो टेम्परेचर 0 से भी बिलो चला जाए वो बड़े आराम से सरवाइव कर सकती है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है, इवन ओशियंस में, क्योंकि जो आइस है वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर होती है। इसके अलावा बेटा आइस एक अच्छा इंसुलेटर होती है, लिहाजा ये हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होने देती, तो एक्वेटिक लाइफ बड़े आराम से जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो यहां पे ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं उनको तुम अच्छे तरीके से याद रखोगे, जैसे कि बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल दैट इज टेट्राहेड्रल। और जब वाटर जो है वो सॉलिडिफाई होता है तो उसके क्रिस्टल लेटस जो है वो कौन सा बनता है? वाटर की डेंसिटी कितनी है, आइस की डेंसिटी कितनी है, रीजन क्या है डेंसिटी के डिक्रीज करने की, या व्हाई वाटर फ्लो आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो जो कि सिर्फ हमारे पास सिस्टम में 40% स्टूडेंट्स का करेक्ट था। देखते हैं कि क्या तुम इन 40% में शामिल हो या नहीं। क्वेश्चन है जी, आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, water freezes at 0 degree centigrade and is less dense than liquid water, ice occupy less volume than water at 0 degree centigrade, both beta एंड चार्ली। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। यस यू आर राइट, अपने लिए क्लैप भी करो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बीटा। वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई फ्रीज करता है तो फ्रीजिंग के नतीजे में क्या होता है, उसका वॉल्यूम 9% इंक्रीज कर जाता है, और जब वॉल्यूम 9% इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या करती है, वो डिक्रीज कर जाती है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर तुम चाहते हो कि इस तरह के और मजे मजे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, तो जल्दी से अभी topgrade.pk बेटा विजिट करो, साइन इन करो, वहां पे मैंने तुम्हारे लिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट बेटा 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बेटा अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं किसी भी सब्सटेंस की,
तो याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के साथ। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ज्यादा होगी। अब HF की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यानी कि अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जबकि फ्लोरीन की 4.0 है। तो बॉन्ड हाईली पोलर है, इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन इट बिकम्स वीकर एसिड देन अदर हैलोजन एसिड। और अगर मैं इनका एसिडिटी ऑर्डर देखूं तो सबसे वीकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उससे स्ट्रॉन्गर हाइड्रो आयोडिक एसिड। दिस इज ड्यू टू लीस्ट एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन काज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हुआ क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ये तुम्हारे पास एक HF का मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी हमने शो करवाई है। तो जो फ्लोरीन है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब तुम देख सकते हो इसके नतीजे में एक प्रॉपर तुम्हारे पास जिगजैग स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। यहां पे अगर तुम HF बॉन्ड लेंथ देखो तो ये 95 पाइकोमीटर है, जो कि एक हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। जबकि अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्ड देखो तो इसकी लेंथ भी को बहुत ज्यादा नहीं है, ये 155 पाइकोमीटर है। अब क्या होता है कि ये जो बेचारा हाइड्रोजन है ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान ट्रैप कर गया, जिसकी वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इसका कम हो गया। लिहाजा यहां पे अब ये तुम कुछ बातें याद रखोगे। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ लेता है बताओ कि हैलोजन एसिड्स में से कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्या जवाब होगा तुम्हारा, साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताओ। यू विल बी आंसर सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड। सबसे वीकर कौन सा होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तीसरा वो तुमसे ऑर्डर पूछ सकता है। चौथा HF वीक एसिड क्यों है ये पूछ सकता है। फिर वो तुमसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड when HF molecule arrange themselves to form hydrogen bond। तो याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है। अगली प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास आ जाती है नंबर 6 पे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड फूड मटेरियल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और फूड मटेरियल में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने तुम्हारे लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हिस्सा है प्रोटीन्स का। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं दैट कॉइल इनटू अ स्पाइरल शेप कॉल्ड हेलिक्स। और ये जो हेलिक्स है ये राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन ऑफ टर्न। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम राइट हैंडेड हेलिक्स ले लेते हो तो राइट हैंडेड हेलिक्स जो है वो टर्न कैसे करता है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे प्रोड्यूस करता है, उसकी रीजन जो है वो ये होती है कि वहां पे जो चेन चल रही है अमाइनो एसिड की, उस चेन में नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसमें, और कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, दैट स्टेबलाइज द स्पाइरल स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो तुम याद रखोगे, वो क्या कि एक जो टर्न है उसमें 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स होते हैं। एग्जामिनर तुमसे एक टर्म में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि स्पाइरल स्ट्रक्चर क्यों बनता है, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर वो पूछ सकता है कि किसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ किसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हुई है। आगे बेटा आ जाता है नंबर 2 पे, डीएनए। अब बात कर लेते हैं हम डीएनए की। तो डीएनए जो है इसमें हमारे पास 2 स्पाइरल चेन्स होती हैं। कितनी स्पाइरल चेन्स है, 2 स्पाइरल चेन्स है, इन विच नाइट्रोजन, ये जो एन है ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो या दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। आगे जो है आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड था, अब आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब ये 2 स्ट्रैंड्स जो हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो मौजूद है, और ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कायमोदाइम जो है वो रहता है। तो यहां पे अब अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये पहले नंबर पे हम इस स्ट्रैंड की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रैंड में क्या है, स्ट्रैंड में जनाब हमारे पास 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर है,
ठीक है, जो कि फास्फेट ग्रुप के थ्रू आपस में जो है वो लिंक होती है। तो ये एक हमारे पास आ जाता है स्ट्रैंड। इसके बाद इन स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो एडनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन वगैरह होती हैं। अब एट जीसी से तुम हमेशा याद रखोगे कि एडनिन हमेशा थायमीन के साथ और गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ। तो तुम इसको याद रख सकते हो एट गवर्नमेंट कॉलेज, इससे तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। अब याद रखना हमेशा एट में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जीसी में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एग्जामिनर तुमसे ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो है यहां से पूछ सकता है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात जो तुमने याद रखनी है वो है डायामीटर। डायामीटर ऑफ डीएनए कितना होता है, तो इट इज अबाउट 18 to 20 एंगस्ट्रॉम, और तुम्हें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन के साथ और वैसे भी जो है ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे बेटा ये जो 2 से 3 मैंने तुम्हें पॉइंट बताए हैं, इनको जल्दी से जो है वो तुम याद कर लो। आगे चलते हैं बेटा और बात कर लेते हैं फूड मटेरियल, जिनमें हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का, जो कि क्या है, सुक्रोज बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन करने के नतीजे में बनता है। ये तुम्हारी टेबल शुगर है। अब तुम देख सकते हो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इस वक्त 8 के करीब जो है वो OH ग्रुप मौजूद है। तो तुम्हें पता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर तुम सुक्रोज को देखो तो सुक्रोज रूम टेम्परेचर पे क्या सॉलिड होती है। अब इसके सॉलिड होने की रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह तुमने नोट किया होगा कि इस शुगर को जब तुम वाटर में डालते हो तो ये वाटर में बड़े आराम से जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, इतनी बड़ी क्रिस्टल्स होने के बावजूद। रीजन क्या है, रीजन है अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देती है। अब बेटा एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो जल्दी से। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए आर डिसरप्टेड, द मोस्ट डायरेक्ट रिजल्ट इज, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं तो इसका असर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। शुगर फॉस्फेट बैकबोन ब्रेक्स फर्स्ट, नो, क्योंकि ये तो एक सिंगल स्ट्रैंड किया, यहां पे तो हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ये तो ब्रेक नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। डबल हेलिक्स बिकम अनस्टेबल एंड स्ट्रैंड सेपरेट मोर इजीली, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने दोनों को जो है वो आपस में जोड़ के रखा हुआ था, लिहाजा दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें जो है ये फिलवक्त ठीक लग रही है हमें। चार्ली पे चलते हैं, डीएनए बिकम्स अ मेटल, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि तुम एक मेटल को जो है, एक नॉन मेटल जो है उसको मेटल में चेंज कर लो। डीएनए वैसे भी जो है इसकी अगर नेचर देखो तो ये कंपाउंड नेचर है हमारे पास, और वैसे भी पॉलीमेरिक इन नेचर हो जाता है समवट। अच्छा फिर आ जाता है जी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो भाई यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो यहां पे क्या है, यहां पे जनाब हमारे पास है यहां पे 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, और क्या है फॉस्फेट, और क्या है नाइट्रोजनस बेसिस। तो लिहाजा बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अपने लिए क्लैपिंग करो, तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं और 9th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज पेंट्स एंड डाइस। रंग बड़े पसंद होते हैं छोटे होते, मुझे याद है मैं भी बेटा जब छोटा होता था मुझे पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती होती थी, और ये ना एक बड़ी अच्छी ब्रेन प्रैक्टिस है। तो आप भी बल्कि ना ये जो इतनी स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के आलम में ना बजाय ये कि आप जो है वो टिकटॉक निकालें या सोशल मीडिया का को यूज करना शुरू करें अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने पास ना थोड़ा सा जो है वो पेंटिंग का सामान रखो, और जब आपको फील हो ना कि यार मैं बड़ा स्ट्रेस्ड हो रहा हूं तो उस स्ट्रेस को ना पेज पे उतार दिया करो इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। यकीन करो आप बड़ा फ्रेश जो है वो फील करोगे। अच्छा बेटा अब पेंट्स एंड डाइस की बात करें तो पेंट्स एंड डाइस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एडहेशन।
स्टिकीनेस। अब पेंट को तुमने वॉल पे किया, ये कैसे चिपक गया? डाई को तुमने कपड़े पे किया, ये कैसे चिपक गई? ठीक है, इवन तुम सिंथेटिक डाइस की बात कर लो, जो कि तुम किसके अंदर ऐड कर रहे हो, जो कि तुम ऐड कर रहे हो किसमें? नंबर 1 पे अगर मैं सिंथेटिक डाइस की बात करूं, ये इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। नंबर 2, फूड कलर्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, आजकल समवट किया जा रहा है। तो ये इनकी जो एडहेशन है या स्टिकीनेस है, ये किस वजह से है? याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। एग्जामिनर तुम्हें जैसे भी घुमा के पूछ ले, तुमने एक ही चीज पर खड़े रहना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने जी, अ पेंट रिमेन्स अटैच्ड firmly to a surface partly because of hydrogen bonding causing adhesion and stiffness। ओके, दोनों पॉइंट ठीक लग रहे हैं। मेटालिक बॉन्डिंग इन पिगमेंट्स ओनली, तो पिगमेंट्स में मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से नो न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और भाई ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहां पे कहां से आ गई? वो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे वो तो होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। इसके बाद है जी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां पे कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा, यहां पे फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा बेटा, आप आगे चलते हैं और टेंथ कह रहा हूं, ये हमारे पास बनती है 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टेक्सटाइल मटेरियल। अब टेक्सटाइल मटेरियल की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल मटेरियल में हमारे पास जो रिजिडिटी है टेक्सटाइल मटेरियल की या टेंसाइल स्ट्रेंथ है थ्रेड की, ये किस वजह से है भाई? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, भाई थ्रेड है, ठीक है, तुम्हारे पास फाइबर है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस वजह से है, इसकी रिजिडिटी किस वजह से है? भाई ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी। अब जनाब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ। सेकंड सेगमेंट मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, कभी छोटे होते थे तो बुखारात बनने का अमल जो है वो बड़ा अच्छा लगता होता था, ठीक है, बड़ी हैरानी होती थी ये कैसे हो गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, तुम्हें आज पता चलेगा। तो बेटा वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन के अंदर तुम एक लिक्विड को चेंज कर रहे हो गैस में, सिंपल कॉन्सेप्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब ये प्रोसेस तुम दो तरह से कर सकते हो, एक है वेपोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग। क्या फर्क है दोनों में? तो पहले नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं अवेपोरेशन को। अवेपोरेशन को जी, अवेपोरेशन जो है वो क्या होता है? पहले नंबर पे ना ये डायग्राम देखो, तो जो से इस पहले डायग्राम को समझो। बेटा ये मेरे पास है एक कंटेनर जिसमें मैंने एक लिक्विड को जो है वो प्लेस किया है। अब इस लिक्विड में मेरे पास जो है मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, हर मॉलिक्यूल के साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है। तो मैं सिंपली तुम्हारे सामने एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखता हूं, ये है सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये क्या है? सरफेस ऑफ द लिक्विड। भाई अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से ज्यादा है, भाई वो सरफेस पे पहुंचेगा, वो सरफेस को छोड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ब्रेक करेगा और किसका हिस्सा बन जाएगा? वो हिस्सा बन जाएगा तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर का। किसका हिस्सा बन जाएगा? एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है अवेपोरेशन। अब अवेपोरेशन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझो उतने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। अवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तुम नहीं करवा रहे, खुद ब खुद हो रहा है। अवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। अवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसके दौरान जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो अवेपोरेट करके जो है वो बाहर जा रहे हैं और हीट जो है, तो लिक्विड का टेंपरेचर कम हो रहा है तो सराउंडिंग से हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो होता है। तो एवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये तीसरा पॉइंट याद रखोगे। चौथा, वाटर के लिए अगर मैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करूं, याद रखना है किस पे? आरटीपी पे, रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर पे। तो ये कितनी है? ये 44.1 किलो जॉल है। ये कितनी है? 44.1 किलो जॉल। ये तुम याद रखोगे। इसके बाद अवेपोरेशन काजेज कूलिंग। अवेपोरेशन क्या काज करती है? कूलिंग काज करती है। क्या काज करती है?
कूलिंग काज करती है। अब याद करो जब मैंने जो है इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, भाई चाटी की लस्सी ठंडी क्यों होती है? तो बेटा उसका जो आंसर है वो अब तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे पास जो घड़ा है या तुम्हारे पास जो भी पॉट है, इसका अर्थनवेयर यानी कि मिट्टी का बना हुआ, तो बेटा जब उसकी कुकिंग की जाती है ना, यानी आपने गारा बनाया, गारे से वो बर्तन बनाया, उसके बाद उसको कुक किया, तो उसमें से जब वाटर एवेपोरेट करता है तो वहां पे छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्स रह जाते हैं, चैनल्स बन जाते हैं। अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो इन चैनल से बन जाते हैं और पीछे रह जाते हैं लो एनर्जी मॉलिक्यूल। अब मट्टी इटसेल्फ एक अच्छा इंसुलेटर है, वो बाहर की हीट को अंदर अब्सॉर्ब नहीं होने देती और जो अंदर लिक्विड है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही वजह है कि अर्थनवेयर वेसल जो है वो वाटर को कूल रखती है, चाटी की लस्सी जो है वो ठंडी होती है। फिर आ जाता है जनाब, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे होता है, ये हर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लो है टेम्परेचर हाई है, इसका रेट जो है वो फर्क कर सकता है। ये हर टेम्परेचर पे जो है एवेपोरेशन कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद याद रखना कि ये एक सिंपल फिजिकल चेंज है, ये क्या है, एक सिंपल फिजिकल चेंज है और इसके दौरान इंट्रोपी इंक्रीज करती है। इंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम को। तो वो क्या कर रहा है, वो हाई काइनेटिक एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है, लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है, तो इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी। फिर आ जाते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स दैट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? जितने फैक्टर हैं उतने पॉसिबल एमसीक्यू हैं। पहला जनाब सरफेस एरिया, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 1 लीटर वाटर एक बोतल में प्लेस करो और 1 लीटर वाटर जो है उसको कह लो कि तुम किसी बाथटब में सपोज प्लेस कर दो, तो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा वाटर जल्दी एवेपोरेट करेगा। शाबाश, बाथटब वाला वाटर जो है वो जल्दी एवेपोरेट कर जाएगा। उसकी रीजन क्या है भाई, सरफेस फिनोमिना था, तो जब तुमने सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दिया तो उससे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ गया। सेकंड नंबर पे आ जाता है भाई टेम्परेचर। अच्छा तुमने कभी नोट किया कि जब समर होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन विंटर में उन्हीं कपड़ों को सूखने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है टेम्परेचर। रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर, जब एयर की स्पीड ज्यादा होती है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम नहाते हो, नहाना चाहिए, अच्छी बात है बेटा, पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई तुम नहाए, नहा के तुम बाहर आए, तुमने देखा कि फैन जो है वो चल रहा था, तो तुम्हें ना यकदम ना ठंडक का एहसास हुआ, तुम कांपने लग गए। वो कैसे हुआ, कभी सोचा है? तो बेटा हुआ ये कि जब तुम नहाए तो तुम्हारी पूरी बॉडी पे क्या हुआ, पूरी बॉडी पे एक लेयर आ गई वाटर की। अब जब तुम फैन के नीचे आके बैठे तो जो स्पीड ऑफ फैन थी उससे रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज कर गया, तो जो वो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट थे उन्होंने तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। अब चूंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा था इसलिए तुम्हें चील आनी शुरू हो गई, तुम्हें ठंडक का एहसास हुआ। फिर आ जाते हैं जी अगली चीज, वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर जो है वो जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो उतना ज्यादा हो जाएगा। इसको अभी आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जितनी ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो उतना ज्यादा कम होगा। फॉर एग्जांपल तुम सेम अमाउंट ले लेते हो वाटर की, सेम अमाउंट ले लेते हो पेट्रोल की, दोनों को प्लेस कर देते हो, कुछ देर के बाद तुम देखते हो कि वाटर तो तकरीबन उतना ही है लेकिन जो पेट्रोल है वो सारे का सारा एवेपोरेट कर गया। रीजन, पेट्रोल में वीक फोर्स मौजूद है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जबकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। फिर आ जाता है जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हाई है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। फिर आ जाती है जी ह्यूमिडिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर हवा में नमी जो है वो ज्यादा है, जैसे खास तौर पे जब हमारे पास रेनी सीजन आता है, बरसात के मौसम में तुम्हें बड़ा हबस का एहसास होता है, ठीक है, और उस वक्त तुम कहते हो यार मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा। भाई तुम्हारा पसीना क्यों नहीं सूख रहा, कभी सोचा है क्यों तुम्हारी स्वेटिंग जो है वो नहीं सूख रही? रीजन ये है कि हवा में ऑलरेडी जो है वो वाटर कंटेंट ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए तुम्हें गर्मी की शिद्दत का एहसास ज्यादा होता है। अच्छा भाई आगे आ जाती है विस्कोसिटी। सब्सटेंस, जाहिर सी बात है वो जितनी ज्यादा विस्कस होगी उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो उतना
कम होगा। अब तुम हनी को और वाटर को कंपेयर कर लो, डेफिनेटली हनी एक विस्कस मटेरियल है, तो तुम उसे ओपन रख दो और उधर से वाटर को ओपन रख दो, तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कौन जो है वो पहले इवेपोरेट कर जाएगा। अच्छा भैया, मैंने तुम्हारे लिए रखा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाई डू वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे देन अ कोल्ड डे? क्या रीजन है इसकी? हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशन। हाई टेम्परेचर से तो मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करनी चाहिए, फॉल्स। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये बात ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। आगे जी, कोल्ड एयर अब्सॉर्ब मोर वाटर ऑलवेज, तो ये बात भी गलत है जी। हवा ठंडी है, वो ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करती है। वाटर की भाई यहां पे अब्सॉर्बिटिविटी नहीं है, वो क्या, वो तो सिर्फ इवेपोरेशन जो है वो हो रही है, तो उसको अपने साथ लेके जा रही है। अच्छा जी, आगे आ गया जी, वेट क्लॉथ्स केमिकली रिएक्ट विद सनलाइट। भाई कपड़े तबाह नहीं करने हैं, ठीक है, उनको सिर्फ जो हमने ड्राई करना था। लिहाजा बेटा यहां पे करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास बीटा, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब आ जाता है वेपर प्रेशर, जिसकी मैंने तुम्हारे साथ बात की थी कि वेपर प्रेशर जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या है? आगे तुम्हारे पास जो बेटा इवेपोरेशन हो रही थी वो हो रही थी ओपन कंटेनर में। अब तुम देख सकते हो कि मैंने कंटेनर जो है इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब कंटेनर क्लोज किया तो एक फिनोमिना तो चल रहा है इवेपोरेशन का, जिसमें ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ये इसके ऊपर अकोमुलेट हो रहे हैं। अब इनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक स्टेज आएगी कि ये वेपर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये वापस आके लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे, और अब जो फिनोमिना होगा उसको तुम कहोगे कंडेंसेशन। क्या कहोगे? कंडेंसेशन। एक स्टेज आएगी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस वक्त यहां इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को तुम क्या कहोगे, वेपर प्रेशर। इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। अब ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड और उसके वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो प्रेशर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का, जो कि उसके मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बराबर हो जाए। अब एक बात एग्जामिनर तुमसे ये पूछ सकता है, सेकंड बात जो वो पूछ सकता है, भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करते? आंखें खोलो, मैं उन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं जो अफेक्ट नहीं करते। जैसे कि सबसे पहला अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड अफेक्ट नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड नंबर पे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम कम ले लो ज्यादा ले लो, वेपर प्रेशर उतना ही रहना है। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, भाई सरफेस एरिया ज्यादा ले लोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं सिर्फ बढ़ेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो सकती है। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं वेपर प्रेशर पे। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लो, एग्जामिनर इन्हें स्ट्रिक्टली जो है वो हिट करता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को फिर अफेक्ट करते हैं? भाई दो फैक्टर तुमने तवज्जो से याद करने हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वेपर प्रेशर जो है वो उतना ज्यादा कम होगा, उतना ज्यादा कम होगा। अब मैंने ना तुम्हारे सामने कंपाउंड लिखे हैं और उनका वेपर प्रेशर लिखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यूनिट इस्तेमाल किए हैं प्रेशर के। इनको तुमने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इनका ऑर्डर जो है वो देख लेना, ऑर्डर समझ लेना। एग्जामिनर ने तुमसे ऑर्डर पूछना है। अब जैसे कि यहां पे मेरे पास जो है वो आइसोपेंटेन है, फिर इथाइल ईथर है, उसके बाद आ जाता है जी क्लोरोफॉर्म, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर जी एथेनॉल, फिर मरकरी, और फिर जो है वो ग्लिसरोल जो है वो आ जाता है। अब तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे जो है वो तुम टॉप टू बॉटम इस लिस्ट के अंदर जा रहे हो, तुम्हारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। तो लिहाजा ये बात तुमने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अगर वो तुमसे पूछ लेता है इनमें से कोई से चार दे के कि बताओ कि किसका वेपर प्रेशर हाई है, तो तुमने स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेस पे कंपैरिजन करके बता देना है। जैसे कि इस वक्त जो है वो ग्लिसरोल का बहुत हाई है, तो ग्लिसरोल के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। मरकरी का जो है उलट मैंने बोल दिया, ग्लिसरोल का जो वो बहुत लो है वेपर प्रेशर,
ठीक है। तो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर लो क्यों है? लो इस वजह से है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह मरकरी की बात करें तो मरकरी का वेपर प्रेशर जो है वो भी लो है। तो मरकरी का वेपर प्रेशर क्यों लो है भाई? मरकरी के अंदर जो है वो मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझे यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात याद आई, वो कौन सी मेटल है, वो कौन सी वाहद मेटल है जो कि क्या होती है? लिक्विड होती है। तो याद रखना, वाहद लिक्विड मेटल जो है वो तुम्हारे पास कौन सी है? मरकरी है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो भाई सेकंड फैक्टर जो है वो मेरे पास है वेपर प्रेशर। सेकंड फैक्टर मेरे पास कौन सा है? सेकंड फैक्टर है मेरे पास वेपर प्रेशर। अब बेटा वेपर प्रेशर, सेकंड फैक्टर जो है वो मेरे पास टेम्परेचर है। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर मेरे पास टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम्हें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो दिया हुआ है। तो तुम देख सकते हो कि 0 से जब तक तुम 20 पे गए, 20 से 50 और 50 से 100 पे गए, तो वाटर का वेपर प्रेशर ग्रेजुअली 4.579 से इंक्रीज करता करता 760 टॉर जो है वो हो गया। तो ये अब देखो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तुम्हें कम से कम वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर पता होना चाहिए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर जो है वो पता होना चाहिए। तो ये यूनिट्स कौन सी है? टॉर है। इनको तुम एटीएम जो है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन करनी है उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा गैसेस वाला लेक्चर। अगर तुमने नहीं देखा तो अभी topgrade.pk विजिट करो, साइन इन करो, वहां पे बेटा तुम्हें ये वाला लेक्चर जो है मिल जाएगा, जिसमें हमने प्रेशर के वेरियस यूनिट्स को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि उनकी इंटर कन्वर्जन को भी डिस्कस किया। अब बेटा एक क्वेश्चन है मैंने रखा तुम्हारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो तुम्हें इनको किसकी बेस पे कंपेयर करना है? तुम्हें इनको कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे। अब अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो HF है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। वाटर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल, जबकि जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है। तो अब अगर मैं 3 ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो वाटर तो इसमें सीधा निकल जाएगा क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा है। इसके बाद आ जाता है HF और NH3। तो NHF के अंदर चूंकि पोलैरिटी ज्यादा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लिहाजा फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा अमोनिया। सेकंड अंदाजा तुम लगा सकते हो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे भी कि अगर मैं HF का बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो वो तकरीबन 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जबकि अमोनिया का -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी कौन सा रिलेशन आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स आ रहा है। तो यहां पे चूंकि पूछा गया हाईएस्ट, तो हम किसके साथ चले जाएंगे? हम अमोनिया के साथ चले जाएंगे। अब जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं और मैं पूछता हूं लोएस्ट वेपर प्रेशर। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो, लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं कि कैसे हम वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड को कहते हैं मैनोमेट्रिक मेथड। तो यहां पे ना एग्जामिनर तुम्हें ट्रैप करता है, वो 2 तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड। किससे? मैनोमेट्रिक मेथड से। जबकि याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको किस तरह मेजर किया जाता है? बेटा उसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। तो एग्जामिनर के ट्रैप में तुमने नहीं आना, यह बात जो है वो तुमने याद रखनी है। इन दोनों में फर्क याद रखना है। यहां पे जो है वो तुम्हें हुक करेगा लेकिन तुमने ट्रैप नहीं होना। अच्छा बेटा, ये किस तरह से ऑपरेट करता है, इसके फिनोमिना को जो है वो हम समझ लेते हैं। तो यहां सबसे पहले जो है वो तुम्हें नजर आ रही है फ्लास्क, जिसमें तुमने अपना लिक्विड जो है वो प्लेस करना है, ठीक है। इस फ्लास्क को हमने प्लेस कर दिया वाटर बाथ में, एक थर्मोस्टेट पे, जिसका टेम्परेचर तुम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। टेम्परेचर मेजर करने के लिए तुमने थर्मोमीटर जो है वो प्लेस कर दिया। अब इस फ्लास्क को तुमने आगे कनेक्ट किया हुआ है एक ग्लास ट्यूब के साथ, 2 वे ग्लास ट्यूब है, एक तरफ जो कि वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ तुम्हें यह मैनोमीटर नजर आ रहा है जिसके अंदर मरकरी जो है उसको फिल किया गया है। साथ इसके ये एक स्केल है जो कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? चेंज इन हाइट मालूम करने के लिए मरकरी कॉलम में। अब तुम क्या करते हो? तुम इस लिक्विड को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हो फ्रीज, और फ्रीज करने के बाद वैक्यूम पंप ऑन करके इसकी एयर जो है वो विथड्रॉ कर देते हो, ठीक है। यहां से तुमने इस वाल्व को फिर वक्त क्लोज कर रखना है। उसके बाद तुमने क्या करना है? फ्रीजिंग के बाद तुमने इसको दोबारा मेल्ट करना है ताकि अगर कोई इसके अंदर इंट्रैप्ड एयर है वो यहां पे रिमूव हो जाए। जब ये रिमूव हो जाए फिर तुम इसको दोबारा से जो है वो फ्रीज करोगे
और फ्रीज करने के बाद जो है तुम फिर वैक्यूम पंप जो है वो चलाओगे और जो रिमेनिंग एयर है उसको रिमूव कर दोगे। अब वैक्यूम पंप को बेटा तुम क्लोज करोगे और क्लोज करने के बाद फिर तुम दोबारा से इसकी क्या करोगे, मेल्टिंग। अब ये चेंज हो गया है लिक्विड में और टेम्परेचर मेंटेन कर लो जिस टेम्परेचर पे तुमने इसका वेपर प्रेशर मालूम करना है। अब इस वाल को खोल दोगे, इसके वेपर्स यहां से मूव करना शुरू करेंगे, इधर से मरकरी के इस आर्म को कंप्रेस करेंगे अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मरकरी का जो आर्म इसको फेस कर रहा होगा वो डिप्रेस हो जाएगा और ये वाला आर्म जो है ये क्या करेगा, ये राइज कर जाएगा। अब तुमने यहां से क्या करना है, तुमने यहां से डेल्टा एच कितना डिफरेंस आया हाइट का, कितना मरकरी राइज किया है, इसको मेरा बेटा तुमने मालूम कर लेना है। तो क्या मालूम करना है, डेल्टा एच चेंज इन द हाइट ऑफ 2 आर्म्स ऑफ मैनोमीटर या मरकरी कॉलम। अब क्या करोगे, वेपर प्रेशर मालूम करने के लिए, चूंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो लिहाजा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो अब एग्जामिनर तुम्हें इन 2 क्वेश्चन के अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि तुम्हें वैल्यूज देके कहेगा हाँ भाई वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, इन मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर बाय मैनोमेट्रिक मेथड the height difference of mercury column is 40 millimeter of mercury, then the vapor pressure is। तो अभी तुम डिस्कस करके आए हो कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर तुम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लो तो कितना होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो डेल्टा एच कितना है, 40 है। दोनों को सम किया, क्या आंसर आ गया, 800। तो बेटा द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अपने लिए क्लैप करो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मजीद ऐसे अगर तुम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो अभी topgrade.pk को विजिट करो और बेटा उसमें साइन इन करो, तुम्हें बड़े मजे मजे के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे हैकर की तरफ से। अच्छा बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड को, दैट इज बॉइलिंग। अब एक चीज तो तुम्हें क्लियर होगी कि इवेपोरेशन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। ये कौन सा प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस। अब जिसकी बात हम करने जा रहे हैं बॉइलिंग की, ये क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। भाई ये तुम जबरदस्ती जो है वो करवा रहे हो। अब ये तुम देख रहे हो कि तुमने जो है वो पानी लिया किसी पॉट में, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो कैसे जनाब बबल ऊपर जा रहे हैं और बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब बचपन से तुमने ये बॉइलिंग होती देखी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये बबल्स क्यों बनते हैं या ये एक्चुअल में फिनोमिना क्या है। ये आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे हैकर की तरफ से। एक बार समझ लो, सारी जिंदगी जो है वो तुम्हें भूलने नहीं वाला। अब होता क्या है कि भाई जब तुम जो है वो हीट करते हो तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब इंटरनल वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल होते हैं तो इनके इक्वल होने पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। इस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको मजीद एलैबोरेट करने के लिए मैंने तुम्हारे सामने 3 एग्जांपल्स रखी हैं। ये तुम्हें ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया है, वाई एक्सिस पे बेटा मैंने वेपर प्रेशर ले लिया टॉर में। तो इस वक्त हम कंसीडर कर लेते हैं भाई कि जो हमारे पास यहां पे वेपर प्रेशर, जो इस वक्त हमारे पास रूम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 760 टॉर जो है वो उसके करीब है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जनाब मैंने पहले नंबर पे लिया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। मैंने क्या किया, मैंने जनाब इसको हीट करना शुरू किया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। सिमिलरली इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल में ये 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बराबर हुआ, तो ये एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। सिमिलरली वाटर में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बराबर हुआ, तो ये क्या आ गया, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो इस तरह से मेरा बच्चा जिस भी टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए वो प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, बॉइलिंग के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड है। वाई बॉइलिंग नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। तो बेटा उसकी रीजन क्या है कि होता ही है कि जब तुम किसी लिक्विड को हीट करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। अब जब तुम उसको फर्दर हीट करते हो तो वो हीट उसकी आईएमएफ को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है और जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल बड़े हाई प्रेशर से जो है वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं और यहां से जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
ठीक है। अब ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई जो है वो करते रहोगे। जैसे तुम हीट सप्लाई रोकोगे, ठीक है, ये प्रोसेस भी रुक जाएगा। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है कि जो टेंपरेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट जो है वो हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं करता। अच्छा भाई, इसके लिए तुम्हें मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत होती है। अगर तुम इक्विवेलेंट हीट टू मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन अप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो, तो तब तुम्हारे पास बॉइलिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फिर आ जाता है जी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि तुम करवा रहे हो इसलिए कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुम उसको जबरदस्ती हीट करके अब जो है वेपोराइजेशन करवा रहे हो। अगर खुद ब खुद हो रही होती तो फिर अवेपोरेशन कहलाता। फिर आ जाता है जी बल्क फिनोमिना। अब ये कौन सा फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। तुम देख रहे हो पूरे लिक्विड में कैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है और सरफेस पे जाके वो मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकली जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे लिक्विड के अंदर हो रहा है, तो ये कौन सा फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। तो टेंपरेचर बिकम कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर ना तुम अभी कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। अल्लाह पाक माफ करे, एक शख्स जो है वो बॉइलिंग वाटर से जला है और एक शख्स जो है वो स्टीम से जला है। ज्यादा स्वेयर बर्न किसका होगा? शाबाश, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। किसका होगा? वो होगा स्टीम का। रीजन, भाई जब वाटर बॉयल कर रहा था उसका टेंपरेचर तो फिक्स हो गया। अब फर्दर हीट सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। लेकिन जब वो किस में जाएगा, जब वो गैसियस स्टेट में जाएगा, तो गैसियस स्टेट में उसका टेंपरेचर मजीद इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसलिए अगर तुम स्टीम की बात करोगे तो उसका टेंपरेचर जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। बेटा क्वेश्चन शामिल करता हूं। ड्यूरिंग बॉइलिंग bubbles form throughout the liquid. This shows that boiling is a surface phenomena, chemical process, bulk phenomena, रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करने का, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देने का। यस यू आर राइट, इट्स बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना जो है वो क्या है, वो इवेपोरेशन है। अब मैं तुम्हारे सामने रखता हूं वो फैक्टर्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। अब तुमने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, कुछ का लो है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? दो रीजंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहली रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भाई जितनी स्ट्रांग होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो मैंने तुम्हारे सामने एक टेबल रखा है जिसमें मैंने लिक्विड लिए और उनके अगेंस्ट उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैंने लिया है। तो इस लिस्ट में तुम्हें एसिटिक एसिड, एसीटोन, एनिलीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, नफ्थालीन, फिनोल और वाटर नजर आ रहा है। तो ये जो वेरियस एग्जांपल है, तुमने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, तुमने सिंपल कंपैरेटिवली इनको याद रखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट किससे हायर है, और वो तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब जैसे कि अगर मैं इसी गिवन लिस्ट के अंदर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेफ्थालीन का है। ठीक है, और अगर सबसे कम की बात करूं तो वो किसका है? वो है कार्बन डाइसल्फाइड का। तो इसको तुम अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लोगे, इनका आपस में कंपैरिजन कर लोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर टारगेट करता है उसके टारगेट मैं तुम्हें बता देता हूं। उसका टारगेट एक होता है बेटा एसिटिक एसिड, एसीटोन, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल और वाटर। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम इनको टारगेट करता है। इनका कम से कम कंपैरिजन तुम अच्छे तरीके से याद कर लेना। बेटा सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। भाई एक्सटर्नल प्रेशर के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया डिफरेंट प्लेसेस पे। तो तुम्हें 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। पहले कॉलम में प्लेस है, दूसरे में एक्सटर्नल प्रेशर दिया टॉप पे, तीसरे में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है। भाई प्रेशर कुकर में तुम प्रेशर बहुत ज्यादा इंहांस कर लेते हो, 1489 टॉर तक ले जाते हो, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यही तुम सी लेवल पे चले जाओ, सतह समुद्र पे, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो होता है 760 टॉर। तो यहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह अगर तुम मरी हिल पे जाओ तो तुम्हें खाना पकाने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर हो गया, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड
कम होके 98 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। इसके बाद तुम जाते हो जनाब माउंट एवरेस्ट पे। अब माउंट एवरेस्ट पे तुम जाओ तो माउंट एवरेस्ट पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है 323 टॉर। यहां पे अब अगर तुम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखो तो बेटा इट इज 69 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है? ये 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अच्छे तरीके से वैल्यू को भी तुमने याद रखना है और प्लेस को भी याद रखना है। इसके बाद जनाब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है अंडर वैक्यूम। अब अगर तुम वैक्यूम क्रिएट करके किसी तरह से प्रेशर कम कर देते हो, यानी कि 23.7 पे ले जाते हो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, मैं वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कराना चाहता हूं। मुझे तुमने बताना है उसके लिए मुझे एक्सटर्नल प्रेशर कितना लो करना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दो, जल्दी से। यस यू आर राइट, इट्स अराउंड 4.579 टॉर। तो मैं पिछले टेबल में वेपर प्रेशर के बताया था कि वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो तुम एक्सटर्नल प्रेशर भी उतना कर दो, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है वाटर किस पे एवापोरेट कर जाएगा, किस पे बॉयल कर जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा भैया, मैंने तुम्हारे सामने ना एक इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन रखा है, विच शोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन बॉइलिंग पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो शो करता है? एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, डाई इथाइल ईथर। जी, तो तुम्हें देखते ही जो ना पता चल रहा है कि जो एथेनॉल है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बाकियों के अंदर जो है वो एलडीएफ जो है वो सिग्निफिकेंटली ऑपरेट कर रही है। ठीक है, एसीटोन डाइथाइल ईथर के अंदर समवट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो भी आ जाती है। तो ओवरऑल एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेक्निकली सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा करेक्ट आंसर विल बी अल्फा। अल्फा के साथ हम जाएंगे। अच्छा बेटा, अब आ जाती है हमारे पास थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा यार मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये कि कैसे तुम बॉइलिंग पॉइंट को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई। पहली एप्लीकेशन प्रेशर कुकर। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पका लेती हैं। ठीक है, तो ये जाकर तुमने अपनी वाला के साथ भी शेयर करना, उनको बताना है कि आज मैं सीख के आया हूं अपने हैकर से कि कैसे प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी कुक हो जाता है। तो तवज्जो दो, ये एक फिनोमिना पे वर्क करता है कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं तो ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, ये आ गया प्रेशर कुकर। अब तुमने खाना बनाने के लिए इसके अंदर वाटर ऐड किया खाने के समेत। अब क्या होगा, ये वाटर है, जब तुमने इसकी हीटिंग की तो हीटिंग करने से क्या हुआ, वाटर के जो वेपर्स हैं वो बनने शुरू हुए। अब चूंकि ये एक क्लोज्ड कंटेनर है तो ये वाटर वेपर्स जो हैं ये ऊपर नहीं जा सकते। तो स्टीम फॉर्म इनसाइड कैन नॉट एस्केप इजीली एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द कुकर। अब भाई ये बाहर नहीं जा सकती, इसकी सरफेस पे इस वक्त जो ये प्रेशर लग रहा है, समझ लो इस वक्त यही एक्सटर्नल प्रेशर है। अब जैसे जैसे हीट सप्लाई करी जाओगे, इधर वेपर्स जो हैं उनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि ये 1489 टॉर तक चला जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाएगा। तो लिहाजा खाना आराम से कुक हो जाता है। अब यहां पे ना एक बात तवज्जो से याद रखनी है, वो क्या? पहली चीज बेटा, जब भी प्रेशर कुकर परचेज करो अच्छे ब्रांड का परचेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है। होता अब क्या है, आप देख सकते हो कि प्रेशर कुकर के ऊपर एक वॉल लगा होता है। आपकी वालदा आप कहती हैं, और पुत्र जो सीटी वजी ना मैनू दस दें। ठीक है, जो सीटी वजी ना दस दें, मैं टाइम नोट करना है। भाई अब उनको तो नहीं पता कि एक्चुअली में इसके पीछे लॉजिक क्या, लेकिन तुम्हें पता है भाई जब सीटी बजनी शुरू होती है तो इसके अंदर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब उनको अंदाजा होता है कि भाई प्रेशर जो है वो अब मैक्सिमम जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब जब प्रेशर मैक्सिमम हुआ तो उन्होंने अब वेट करना है। ठीक है, वेट कर प्रेशर मैक्सिमम से मरा दिए सीटी के बजने के लिए। ठीक है, उसके वाल के ऊपर होने के लिए। अब वहां से क्या होता है, हल्का 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 प्रेशर रिलीज होता रहता है। अब एक स्टेज जो है वो ऐसी आती है कि तुम देखते हो कि उसके ऊपर जो फर्दर एक या दो वेट पड़े होते हैं उनमें से भी एक राइज कर जाता है। तो इसका मतलब अब मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर गई है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें प्रेशर कुकर को ऑफ करना है। अब अगर तुम ऑफ नहीं करते, वेपर बनते जाएंगे और अंदर प्रेशर इतना बन जाएगा कि एक टाइम आएगा वो उसको होल्ड नहीं कर सकेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा।
इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि ये जरा अच्छे ब्रांड का लें, जिसका क्वालिटी चेक हो, जिसका एक्सप्लोर करने का खतरा जो है वो कम हो। ये याद रखना बड़ी फायदेमंद चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये समवट डेंजरस हो सकती है अगर आपको इसका प्रॉपर यूज करना नहीं आता। तो केयरफुली इसको यूज करें। सेकंड नंबर पे आ जाती है वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसने केमिस्ट की बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर दिया। इसका फिनोमिना क्या है भाई? एक्सटर्नल प्रेशर को कम करो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इन वैक्यूम डिस्टिलेशन, जब हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वैक्यूम की मदद से एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको लो कर देते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो लो टेंपरेचर पे बॉयल कर जाता है। अब इसका हमें फायदा क्या होता है? ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि हम अपना वक्त बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने ज्यादा हीट करना था, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए था, फिर हीट करने के लिए फ्यूल चाहिए था, अब कम हीट करना पड़ रहा, फ्यूल भी कम लग रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये मोर इकोनॉमिकल है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात, इट प्रिवेंट्स डीकंपोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। तो जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं, ये उनकी डीकंपोजिशन जो है उसको भी अवॉइड करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास जो है वो ग्लिसरीन है, तुम ग्लिसरीन की प्योरिफिकेशन करना चाहते थे डिस्टिलेशन के थ्रू, तुमने उसको 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाओगे तो वो बॉयल करेगी। तो 760 टॉर पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन मसला ये है कि ये इस पे जाते तक क्या हो जाती है? डीकंपोज हो जाती है। यही इसका डीकंपोजिशन टेंपरेचर है। अब तुम चाहते हो कि ये डीकंपोज भी ना हो और तुम इसको प्योरीफाई भी कर लो, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम इस्तेमाल करोगे वैक्यूम का, वैक्यूम डिस्टिलेशन का। तो अंडर वैक्यूम इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 टॉर। तो अगर तुम प्रेशर डिक्रीज करके 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हो तो ये बड़े आराम से जो है वो बॉयल कर जाएगी, इसकी डिस्टिलेशन हो जाएगी विदाउट डीकंपोजिशन। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है जी, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? वीडियो को पॉज करने का, ऑप्शंस को तवज्जो से समझने का और कमेंट सेक्शन में जवाब देने का, वापस आने का। भाई अल्फा प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर को लो करता है, यही से सीक्वेंस गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आगे आ गया भाई वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये प्रेशर को हाई करता है, यही से गलत हो गया, आगे भी जाने की फिर जरूरत नहीं, सीक्वेंस शुरू से गलत हो गया। प्रेशर कुकर प्रेशर को हाई करता है, ओके आगे चलते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है, यस। वैक्यूम डिस्टिलेशन है जी, नो प्रेशर चेंज, गलत बात है, प्रेशर तो कम हो जाता है। तो बेटा द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली, तुम चार्ली के साथ जाओगे। तो इसी तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हें दोनों केसेस जो है मेरा बच्चा वो अप्लाई करने आने चाहिए। आगे चलते हैं, और अब हमारा तीसरा सेगमेंट, आज का तीसरा सेगमेंट क्या होने वाला है? तीसरा सेगमेंट होने वाला है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। भाई जब फेज चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं, इनको हमने जो है वो समझना है। तो जब भी बेटा कोई फेज चेंज होती है उसमें जाहिर सी बात है कि हीट चेंज आती है। तो वो जो हीट चेंज को तुम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी करते हो वो क्या कहलाती है? इंथाल्पी चेंज, और इसको तुम रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा एच से। अगर ओनली इंथाल्पी की बात करो तो सिर्फ जो इंथाल्पी है वो क्या होती है? वो हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी। अब मैंने तुम्हारे सामने 4 कॉलम्स रखे हैं। सबसे पहले कॉलम में मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, दूसरे कॉलम में मैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को लूंगा जिसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ फॉर फ्यूजन। अगले कॉलम में मैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन लूंगा जिसको डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट करूंगा। उससे अगले कॉलम में मैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ले रहा हूं जिसको डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब पहली थिंग, इनका मीनिंग क्या है? व्हाट इज देयर मीनिंग? तो बेटा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये हीट की वो अमाउंट है जो एब्जॉर्ब होती है 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब सॉलिड जब लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो इस प्रोसेस को तुम मेल्टिंग भी कह सकते हो, इस प्रोसेस को तुम फ्यूजन भी कह सकते हो, इसलिए यह मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। अब अगर यही हीट एब्जॉर्ब हो रही है 1 मोल ऑफ लिक्विड को इसके वेपर्स में चेंज करने के लिए, अब वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 मोल, तो ये हमारे पास वेपोराइजेशन है, ठीक है, इसलिए तुम इसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हो। मोलर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि तुम 1 मोल के लिए यूज कर रहे हो। फिर आ जाता है जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है? अब तुम्हारे पास डायरेक्टली एक 1 मोल ऑफ सॉलिड है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करती है वेपर्स में,
डायरेक्टली। अब ये चूंकि प्रोसेस सब्लिमेशन है इसलिए इसको कहते हो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब इसकी कंडीशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के लिए टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर जो है वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक। सिमिलरली मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए टेम्परेचर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर सब्लिमेशन स्टार्ट होती है और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। अब याद रखना है, ठीक है, एग्जामिनर यहां से तुमसे मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, जैसे कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर। क्या कहोगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, सब्लिमेशन। अगर वो पूछे लिक्विड इनटू वेपर्स तो फिर क्या होगा, वेपोराइजेशन। अगर वो पूछे सॉलिड इनटू लिक्विड फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसी तरह वो टेम्परेचर के लिए जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज मेजर्ड एट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर या नन ऑफ दिस। तो बेटा क्या आंसर होगा, आंसर होगा मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज मेजर्ड एट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम जाओगे बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अब बेटा आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन शामिल करते हैं। ड्राई आइस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, द हीट अब्सॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होगी। अब इस प्रोसेस के दौरान जो हीट अब्सॉर्ब हुई है उसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे? नो, क्योंकि फ्यूजन में तुम सॉलिड से किस में जा रहे हो, लिक्विड में। मोलर हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे? नो, तुम कंडेंसेशन तो नहीं करवा रहे। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में गैस जो है वो किस में जा रही है, लिक्विड के अंदर जो है वो जा रही है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हो? यस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में जा रहा है, गैस में। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के नतीजे में तुम्हारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो बनता है। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज चार्ली, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन के साथ तुम जाओगे। ये ठीक हो गया बेटा। आगे अब चलते हैं। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट मोलर हीट्स। तो बेटा सबसे ज्यादा जो है वो सब्लिमेशन होती है, उससे लेस देन वेपोराइजेशन होती है और वेपोराइजेशन से लेस देन जो है वो हमारे पास फ्यूजन होती है। यानी कि तुम कह सकते हो कि सब्लिमेशन में चूंकि डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर जाते हैं तो सब्लिमेशन जो है वो इन दोनों का सम जो है वो हो सकती है किसी एक सब्सटेंस के लिए। सेकंड नंबर पे वेपोराइजेशन फ्यूजन से क्यों ज्यादा होती है, हालांकि फ्यूजन में तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है जिसमें आईएमएफ ज्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में जा रहा है। तो भाई रीजन ये है कि ये जो सेकंड फिनोमिना है इसमें अगर तुम रिलेटिवली बात करो तो रिलेटिवली तुम दो बातें करोगे। एक, पहली बात रिलेटिवली जो तुम्हारे पास लिक्विड से जब तुम गैस में जाते हो तो डिक्रीज इन आईएमएफ, ठीक है, इज ग्रेटर। आईएमएफ में चेंज ज्यादा आनी है। सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे तुम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर। तो ये दो फॉर्म्स के अंदर तुम इसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हो। तो तुमने यहां से ये एक ऑर्डर याद कर लेना है, हाईएस्ट याद कर लेनी है, लोएस्ट याद कर लेनी है। तो ये एग्जामिनर तुमसे पूछेगा। इसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो तुम्हारे पास टेबल है, ठीक है, टेबल में से 4 तरह के एमसीक्यू आते हैं। पहले कॉलम में सब्सटेंस है, दूसरे कॉलम में मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब वो 4 तरह के एमसीक्यू कौन से हैं? पहला है जी वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन तुम्हें पूछ सकता है 40.6 किलो जॉल पर मोल। यहां पे तुम्हारे लिए ट्रैप होगा, तुम्हें वेपोरेशन में मैंने हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताई है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। वो 44 है, 44.1 के करीब। ये कितनी है? ये 40.6 है। तो ये तुम्हारे पास ट्रैप हो सकता है। आंखें खोल के देख लेना उसने पूछा क्या तुमसे, फिर तुमने इसका आंसर देना है। इसके बाद मैं 4-4 के ग्रुप बना के इनके कंपैरिजन जो है वो कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन नहीं आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू और किसी की नहीं पूछी जाती। तो कंपैरिजन में पहला देख लें जी, इस लिस्ट में अगर मैं देखूं तो वाटर जो है इसकी हाईएस्ट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लोएस्ट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो रीजन ऑफ वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है। तो हाईएस्ट, लोएस्ट या ऑर्डर तुमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हैलोजेंस की। तो हैलोजेंस में आयोडीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की और फिर फ्लोरीन की आ जाती है। ये वही ट्रेंड है जो तुम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी डिस्कस करके आए हो। रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ। आयोडीन का साइज बड़ा, उसमें सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का साइज छोटा, उसमें सबसे कम है। सिमिलरली अब अगर तुम अल्केन्स को कंपेयर करो तो हमने यहां पे हेक्सेन ली है, प्रोपेन ली है, ठीक है, इथेन ली है और मीथेन ली है। तो हेक्सेन का सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है जी? रीजन है यहां पे हमारे पास अगेन स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाईएस्ट पूछ सकता है, लोएस्ट किसका आ जाएगा? मीथेन का आ जाएगा। यहां बेटा क्या तुमसे पूछ सकता है? ऑर्डर पूछ सकता है। तो अब देख लो, मैंने तुम्हें सारे वे बता दिए हैं, तो तुम्हारा यहां से अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। अब बेटा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। अमंग हैलोजन मॉलिक्यूल्स विच वन रिक्वायर द लीस्ट हीट टू वेपोराइज। अब तवज्जो दो, लीस्ट हीट टू वेपोराइज, किसको कम हीट चाहिए वेपोराइजेशन के लिए? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? जल्दी से बताओ जी, कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन। और बेटा अगर मैं लीस्ट की जगह हाईएस्ट कर दूं तो तब मेरे बच्चे का क्या जवाब होगा? यस, यू आर राइट, क्लैप फॉर योर सेल्फ। योर आंसर विल बी आयोडीन फॉर हाईएस्ट। तो बेटा ये दो तरह से एमसीक्यू आ सकता है। तीसरा, इसका ऑर्डर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारा चौथा और मजे मजे का सेगमेंट जो है वो है लिक्विड क्रिस्टल। धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। क्यों? देखते हैं। तो जनाब लिक्विड क्रिस्टल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया फ्रेडरिक रेनिजर ने, ठीक है, जो कि एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसको डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया। इससे पहले किसी को नहीं था पता कि कोई लिक्विड क्रिस्टल जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसको मैंने तुम्हारे लिए फीचर्स और डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में समअप किया। यहीं से तुम्हारे सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जी, लिक्विड क्रिस्टल होती क्या है? भाई लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास वो स्टेट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जो मेल्टिंग टेंपरेचर, जिस टेंपरेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होती है, और क्लियरिंग टेंपरेचर जिस पे वो क्लियर टेंपरेचर जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, उन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्लियरिंग टेंपरेचर। इसको ना तुम यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि तुमने कभी बटर को जो है चपाती जिसपे तवे पे बनाते हो उस पे डालते हुए देखा हो वालदा को, तो तुमने देखा हो कि वालदा जब फ्रिज से बटर निकालती है वो बड़ा सॉलिड होता है। तो जब वालदा उसको उस पर डालती है ना तो वो मेल्ट होना शुरू करता है। अच्छा, जब वो मेल्ट होना शुरू करता है ना तो पहले वो टर्बिड सा होता है और उसके बाद क्लियर लिक्विड में कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जब वो मेल्ट होना शुरू होता है तो वो जो टेंपरेचर होता है वो होता है मेल्टिंग टेंपरेचर, और जब वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको तुम क्या कहते हो? क्लियरिंग टेंपरेचर। तो ये दो टेंपरेचर है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि जब तुम लिटरेचर में सर्च आउट करते हो तो तुम्हें दो टेंपरेचर लिखे हुए नजर आते हैं जब तुम मेल्टिंग पॉइंट देखते हो। फर्ज करो लिखा हुआ नजर आता है 150 टू 153। भाई 150 पे वो मेल्ट करना शुरू हुआ, 153 पे वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया। अच्छा भाई थर्ड, अब किसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक रेनिजर ने? ही डिस्कवर्ड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ये बात तुम याद रखोगे। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है इसकी लिक्विड क्रिस्टल किन दो टेंपरेचर के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है? पहले नंबर पे इसका मेल्टिंग टेंपरेचर याद कर लो 145 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे नंबर पे इसका क्लियरिंग टेंपरेचर याद कर लो 179 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा यहां से ये पॉसिबल क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये सारे कंपाउंड नहीं बना सकते। ये अमूमी तौर पे ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनके लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड दे शो सम पार्शियल ऑर्डरिंग इन लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। फिर बात आ जाती है इसकी एनआइसोट्रॉपिक नेचर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक से मुराद है इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डायरेक्शंस में सेम होंगी। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये जस्ट लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड दे मे बी एनआइसोट्रॉपिक।
ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। किस पे डिपेंडेंट होती हैं? डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो ये बात याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज एनआइसोट्रॉपिक, लिक्विड्स आर आइसोट्रॉपिक। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया? तो चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इनकी दो तरह की हैं, ठीक है, सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज। सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर ऑर्डर है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आ जाता है। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज में फ्लूइडिटी है, सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये तीन लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास आ जाती हैं। एग्जामिनर तुमसे ये इनमें से कोई सी चार प्रॉपर्टीज देके पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल रिलेटेड टू सॉलिड लाइक, ठीक है। तो इन तीन में से कोई रिलेटेड टू लिक्विड लाइक, इन तीनों में से कोई दे सकता है। साथ ही साथ पूछ सकता है ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सॉलिड एक्सेप्ट, कौन सी नहीं है, फिर तुम्हें लिक्विड में से चूज करनी पड़ेगी। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लाइक एक्सेप्ट सॉलिड, तो वो फिर तुम्हें किस में से चूज करनी पड़ेगी? तुम्हें फिर वो सॉलिड में से चूज करनी पड़ेगी। तो ऐसे चार तरह से बेटा वो तुमसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। फिर आ जाती है जनाब इनकी टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल्स की तीन टाइप्स हैं, निमेटिक, स्मैक्टिक और क्लेस्ट्रिक। तो यहां पे अब हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास अरेंजमेंट है, सोप लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक, या बेटा फिर जो है हमारे पास इसमें आ जाती है निमेटिक प्लेट्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे जो कि क्लेस्ट्रिक के अंदर जो है मौजूद होता है। तीनों तरह की आपके पास है। तो आपसे वो सिंपली टाइप्स पूछ सकता है कि इसके नंबर ऑफ टाइप्स कितनी है। बताओ कि इन तीन ये जो दी हुई है इनमें से कोई टाइप है लिक्विड क्रिस्टल की? बताओ इनमें से कौन सी टाइप लिक्विड क्रिस्टल की नहीं है? तो इन तीनों के नेम तुमने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फिर आ जाती है भाई इनकी एप्लीकेशन, 6 एप्लीकेशन है, 6 की 6 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इनको इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, क्योंकि ये क्या करती हैं? क्योंकि भाई ये लाइट को डिफ्रैक्ट करती हैं, डिफ्रैक्शन करती हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो जब लाइट पड़ती है तो इनके जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान डिस्टेंस वेरी करता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर शो करती हैं। लिहाजा इनको रूम थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनको पोटेंशियल फेलियर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, क्योंकि जहां पे पोटेंशियल फेलियर है वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होगा, जिनसे जो है ये अफेक्ट होती है, इनका कलर चेंज होता है। फिर आ जाती है भाई स्किन थर्मोग्राफी। तो ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बेटा इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता था कि जिस हिस्से में ट्यूमर था वहां पे इसका पेंट किया जाता था। तो ट्यूमर हमारी बॉडी के ट्यूमर हो गया, वेन्स हो गई, ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये पार्ट बॉडी के बाकी पार्ट्स की निस्बत जो है वो हॉटर होते हैं। तो यहां पे लिक्विड क्रिस्टल कलर, डिफरेंट कलर शो करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है वो शो कर देगी। इसके बाद डिस्प्ले इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो चाहे आपकी वॉच हो, टीवी हो, ऑस्किलोग्राफ वगैरह हो, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी के अंदर इनको सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन पूछी जा सकती है तुमसे, ये पूछा जा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एक्सेप्ट, ठीक है। तो इनके अलावा अगर कोई और लिखी हो तो वो जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, तो इनको तुमने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं भाई, जो कि हमारे पास जो है पास क्वेश्चन है, 53% स्टूडेंट्स का जो है ये करेक्ट था। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल दैट रिजेंबल्स सॉलिड इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आइसोट्रॉपिक, अमॉर्फस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जी, द करेक्ट आंसर विल बी, क्या होगा तुम्हारे पास करेक्ट आंसर? तो इसका तुम्हारे पास करेक्ट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है हमारे पास। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं, 74% स्टूडेंट्स का ये ठीक है। व्हाट इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल? कौन सा इनकरेक्ट यूज है? एज अ स्क्रीन इन ऑस्किलोग्राफ एंड टीवी, ठीक है। एज अ सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। टू फाइंड पोटेंशियल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये गलत है, इसके लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो प्लाज्मा। अच्छा जी, लिहाजा अब तुम्हारे पास एक ही इनकरेक्ट बच गया, वो कौन सा? डेल्टा। और उसने पूछा भी क्या था? इनकरेक्ट। तो अब बेटा देखो कि हमने जितनी बातें स्टार्ट पे डिस्कस की थी, सारी बातें तुम्हें किसी ना किसी वे में क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो अब तुमने क्या करना है, तुम्हें मैंने सारे आर्मर दे दिए हैं, तुमने एग्जाम में जाना है और जाके अपना एक एक क्वेश्चन जो है वो ठीक करना है, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, यही रुक जाओ, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे मुकम्मल होगी? तुमने लेक्चर अटेंड कर लिया, अब फौरी तौर पे जो है वो जाओ
topgrade.pk पे, वहां जाके साइन इन करो। मैंने तुम्हारे लिए बड़े मजे के क्वेश्चंस रखे हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इसका टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर देखो कि तुम कहां पे रैंक कर रहे हो, और वहां पे तुम्हें उन क्वेश्चंस की डिस्कशन भी मिल जाएगी। तो तुम्हारा क्वेश्चन अगर कोई गलत होता है या तुम अपने मेथड को वेरीफाई करना चाहते हो कि जो मेरा हैकर कह रहा है उसी मेथड से मैंने किया, तो वहां पे बेटा तुम्हें डिस्कशन भी मिलेगी। तो उस डिस्कशन को भी जो है वो तुम अटेंड करो, और साथ ही साथ इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इंशाल्लाह ताला बेटा अगले लेक्चर के साथ तुम्हारा हैकर फिर से तुम्हारे सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।